लो मेरे छोटे भाइयों बहनों, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2026 की तैयारी। तो मैं आशा करता हूं मेरे सभी प्यारे भाई बहन स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी 2026 बोर्ड एग्जामिनेशन में व्यस्त होंगे। तो कैसी है आपकी तैयारी? अगर अच्छी चल रही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कुछ गड़बड़ भी चल रही है तो बिल्कुल चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं अभी हूं आपके साथ और आपके एग्जाम के दिन तक आपके साथ रहूंगा और आपकी तैयारी को एकदम से बूस्ट करूंगा और आपको 95% दिलाने का जो आपका सपना है उसको पूरा करूंगा। आपको केवल चिंता नहीं करनी है, आपको केवल एक काम करना है। जब भी आपका दिमाग खराब हो, बस आपको मेरी क्लासेस को अटेंड करना है। और हां, आज की जो मैं क्लास लेके आया हूं, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं। ये एक मैराथन काइंड ऑफ क्लास आपकी होगी जिसके अंदर सबसे बेहतरीन, सबसे चुनिंदा प्रश्नों को मैंने लिया है। तो आप लोग आ जाइए और आज की क्लास को करने के बाद आपके फिजिक्स में बेहतरीन नंबर आएंगे, मैं इस चीज का दावा कर सकता हूं। तो आपका बिल्कुल भी समय बर्बाद ना करते हुए मैं चलता हूं अपनी क्लास की तरफ। हमारी क्लास हमसे क्या बोल रही है, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है हमसे? क्लास 12th फिजिक्स, हमारा क्लास 12th फिजिक्स के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि स्थिर वैद्युत में गाउस का नियम लिखिए। तो स्थिर वैद्युतिकी में हमें गाउस का नियम मेरे पास हो गया, किरचॉफ का नियम मेरे पास हो गया। तो कुछ ये ऐसे नियम होते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और आपकी हूबहू आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको लिख के बता दूं कि मेरे पास ये जो नियम है, मेरे पास गाउस का नियम 2026 में आएगा और वो भी 2 से 3 सेट के अंदर आएगा। भाई 2 से 3 सेट के अंदर आएगा। तो आप इस नियम को आज की क्लास में तैयार कर लो, बिल्कुल चित्र के माध्यम से, बिल्कुल समझ के तौर पर तैयार करो। कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो अब आपको समझ में बिल्कुल आएगा, आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगा तुरंत सेकेंड्स में। तो सबसे पहले मेरे पास क्या है कि गाउस का नियम, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? गाउस का नियम लिखिए। तो गाउस का नियम लिखिए। तो आप कैसे लिखोगे कि इस नियम के अनुसार आप क्या करोगे? सिंपल तरीके से आप करोगे इस नियम के अनुसार। किसके नियम के अनुसार? गाउस भाई साहब के नियम के अनुसार। तो क्या करोगे? इस नियमानुसार। क्या लिखोगे? इस नियमानुसार। किसके नियमानुसार? गाउस के नियमानुसार। तो इस नियमानुसार, गाउस के नियम के अनुसार, किसी गाउस के नियमानुसार। और आपको एक कोमा लगाना है। और कैसे नियम लिखना है? देखो, नियम तो हर इंसान लिखता है, लेकिन अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको टॉपर वाली हरकतों को अपनाना पड़ेगा, यानी कि टॉपर स्टाइल में आपको कॉपी को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। मतलब नियम लिखने से पहले आपको सीधा नियम नहीं डालना है, आपको सबसे पहले डालना है क्वेश्चन नंबर। उसके बाद आपको लिखना है कि इस नियमानुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं कि एक पृष्ठ के द्वारा कितनी उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। मतलब मेरे पास कोई एक पृष्ठ है, यानी कि मेरे पास ये पृष्ठ है, मेरे पास ये क्या है? मेरे पास कोई एक पृष्ठ है, मैंने एक सरफेस ले लिया और इसमें क्या जा रही है? इसमें जा रही है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। मेरे पास ये क्या गुजर रही हैं? इससे होकर निकल रही है मेरे पास विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो ये मेरे पास विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं और यहां से मेरे पास विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं। तो इस पृष्ठ में से मेरे पास क्या है? मेरे पास एक सरफेस है। तो इस सरफेस में से जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी उन विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। अगर इस पृष्ठ में ज्यादा विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी, अभी यहां पर केवल 3 हैं, अगर मैं 2 और बना दूं तो 5 हो जाएंगे। अगर इसमें ज्यादा विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो इसका, इस पृष्ठ का फ्लक्स जो होगा, विद्युत फ्लक्स जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा। तो विद्युत फ्लक्स आप लोग समझ गए। विद्युत फ्लक्स का आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, मैं समझ सकता हूं इस चीज के बारे में। तो अब मैं बात करूंगा हमारे गाउस के नियम पर। जो हमारा गाउस का नियम होता है वो पूरे और पूरे विद्युत फ्लक्स के कॉन्सेप्ट पर आधारित है, इसलिए मैंने आपको विद्युत फ्लक्स के बारे में बताया। तो मैंने आपको विद्युत फ्लक्स के बारे में अभी मैंने आपको बताया, बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूं। उसके बाद मैं अब चलता हूं हमारे गाउस भाई साहब के नियम की तरफ। तो क्या लिखा कि इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, जो मेरे पास कोई एक पृष्ठ है और उस पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स मेरे पास क्या है कि इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत मेरे पास हो जाएगा संपूर्ण विद्युत फ्लक्स
मेरे पास फाई ई, मेरे पास संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मतलब मेरे पास फाई ई। तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश का, उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश का, उस पृष्ठ में उपस्थित, उस पृष्ठ में उपस्थित, उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश का, उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश का, उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश, आवेश का मतलब क्या होता है? क्यू। आवेश का मतलब होता है क्यू। मैं आपको पिछली कक्षाओं में बता चुका हूं कि आवेश को हम क्यू से डिनोट करते हैं। तो मेरे पास उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश यानी कि मेरे पास क्यू, आवेश का 1/ε0 गुना होता है, मतलब 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। तो ये मेरे पास सिंपल सा जो स्टेटमेंट है वो मेरे पास गाउस भाई साहब ने दिया। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको हम नियम बोल देंगे, गाउस का नियम। तो 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। मेरे पास ये सिंपल तरीके से हो जाएगा। अब यहां पर क्या हुआ? गाउस भाई साहब ने अपना हमें स्टेटमेंट दे दिया, लेकिन इसके आधार पर हम निकालेंगे गाउस का फॉर्मूला, गाउस का सूत्र। तो उन्होंने क्या बताया कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, मेरे पास फाई ई, जो मेरे पास विद्युत फ्लक्स फाई ई होगा वो बराबर हो जाएगा किसके? उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश, आवेश मेरे पास क्यू उपस्थित है, उसमें आवेश का गुणा होता है। कितना गुना होता है? 1/ε0 गुना होता है। कितना गुना होता है? 1/ε0 गुना होता है। तो ये मुझे किसने दिया? ये मुझे किसने बताया? ये मुझे बताया हमारे गाउस भाई साहब ने। गाउस एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये बताया हमें, ये सिंपल तरीके से ये बताया कि मेरे पास आवेश का गुणा हम करेंगे 1/ε0 में, लेकिन क्यू का गुणा जब हम एक में करेंगे तो मेरे पास क्यू ही आएगा। यानी कि मेरे पास क्या हो जाएगा? मेरे पास हो जाएगा फाई ई बराबर क्या होगा? मेरे पास Q/ε0, मतलब फाई ई बराबर Q/ε0। मेरे पास Q क्या है? Q यहां पर आवेश है, फाई मेरे पास विद्युत फ्लक्स है, ε0 क्या होता है मेरे पास? मैं आपको ε0 का मतलब क्या होता है? निर्वात की वैद्युतशीलता मेरे पास क्या होता है? ε0। तो मेरे पास ε0 क्या होता है? निर्वात की वैद्युतशीलता। तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका है गाउस का नियम समझ लिया होगा, और गाउस के नियम पर जितने भी जैसे जैसे क्वेश्चंस बनते हैं मैंने आपके साथ डिस्कस किए। आपको बस फोकस के साथ क्लास को शुरू से अंत तक देखना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, बस क्लास को, फोन को दूर रखना है और फोकस के साथ पढ़ाई करनी है। मैं आपको दोबारा से एक हल्का सा आपको मोटिवेशन दे दूं कि लास्ट के जो 3 महीने बचे हुए हैं, इन 3 महीनों में आप पूरी जीवन में इंटरमीडिएट केवल एक बार आती है, कक्षा 12वीं की परीक्षा पूरे जीवन में एक बार आती है। आपको इस बार एक धमाल मचा के दिखाना है। जो सोच रहे हैं कि आपको नीचे दिखाने की, आपको इतने ऊपर मार्क्स लेके आने हैं कि उनकी नजरें नीचे हो जाएं, मतलब आपको उस लेवल की पढ़ाई करनी है ना। इन 3 महीनों में आपको मैं उस लेवल पर लेके जाऊंगा कि आपका जो सपना है 95% का, उसको आप छू पाएंगे, उसको आप पहुंच पाएंगे। बस क्या करना है? बस आपको हिम्मत रखनी है और बस टॉपर नोट्स जो मेरे आने वाले हैं उन नोट्स के साथ पढ़ाई करनी है। आपको कोई पीछे नहीं कर पाएगा अगर आप नोट्स के साथ पढ़ाई करते हैं, तो कोई दुनिया की कोई ताकत आपको 95% लाने से रोक नहीं पाएगी। प्यारे भाई बहन, अब मैं आ चुका हूं मेरे प्यारे भाई बहनों को लेकर हमारे दूसरे नंबर के बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ। और जो क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, ये क्वेश्चन भी हमारा पूरे अमेजिंग क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है हमारा पूरे 5 नंबर का क्वेश्चन है, और ये हमारी एक बेहतरीन सी डेरिवेशन होती है। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि समांतर, क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा है वो हमसे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो हमसे क्या बोलता है कि मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या बोल रहा है? जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा वो हमसे क्या बोल रहा है? सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। मतलब क्वेश्चन यहां से डेरिवेशन वाला है क्वेश्चन, कि हमें यहां पर निगमन करना है, व्यंजक प्राप्त करना है। तो व्यंजक प्राप्त कैसे करेंगे? सबसे अमेजिंग डेरिवेशन होती है, और पूरे 5 नंबर की डेरिवेशन है। ये हमारे कितने नंबर की डेरिवेशन है? ये पूरे 5 नंबर की, 5 नंबर की डेरिवेशन है। और मेरे प्यारे भाई बहन बोलते कि भैया आप डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स कराओ, तो उसी लिए मैं आप लोगों के आज की क्लास में आपके लिए मैं डेरिवेशन भी लेके आया हूं, आज की क्लास में मैं आपके लिए न्यूमेरिकल्स भी लेके आया हूं और परिभाषाएं भी लेके आया हूं। और हां, केवल वैसे वैसे क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाएं, उस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो आइए शुरू करता हूं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या बोल रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र। इसमें सबसे पहले बोला गया है कि समानांतर प्लेट संधारित्र। तो सबसे पहले मैं एक संधारित्र को बनाऊंगा। इसका सबसे पहले आप कभी भी
मैं आपको हमेशा बता दूं, आप कभी भी डेरिवेशन को करो तो हमेशा एक टॉपर स्टाइल में करना। वो क्या होता है, आपको एक चित्र बनाने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप एक चित्र बनाओगे। मेरे पास क्या है, मेरे पास चित्र है। तो सबसे पहले मेरे पास क्या है, मेरे पास दो प्लेटें होंगी, मेरे पास समांतर दो प्लेटें होंगी। पहली प्लेट मेरे पास एक्स प्लेट, ये मेरे पास एक्स प्लेट है, और इसके समांतर मैं दूसरी प्लेट बनाता हूं जो कि मेरे पास वाई प्लेट है। तो ये मेरे पास वाई प्लेट है, ये पहली वाली मेरे पास एक्स प्लेट और दूसरी वाली मेरे पास वाई प्लेट है। और इन दोनों के बीच की जो मेरे पास दूरी है वो मेरे पास स्मॉल डी है। मेरे पास इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है। अब क्या हुआ यहां पर, अब मैं आपको बताऊं कि इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है। अब मैंने एक्स प्लेट को, मेरे पास एक्स प्लेट है, मैंने इस एक्स प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया, बाहर से मैंने इसको प्लस क्यू आवेश दिया। तो इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं बाहर से प्लस क्यू आवेश दे रहा हूं। तो इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं प्लस क्यू आवेश दे रहा हूं। तो प्लस क्यू आवेश देने के कारण जो एक्स प्लेट है वो धनावेशित हो जाएगी। मेरे पास पॉजिटिव हो गई ये पूरी प्लेट, मेरे पास ये पूरी प्लेट पॉजिटिव हो गई। क्यों पॉजिटिव हुई, पॉजिटिव होने का कारण यही है कि मैंने इसको प्लस क्यू चार्ज दिया, बाहर से दिया। अब ये पॉजिटिव हो गई, तो पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव को पास खींचती है, याद रखना। जो पॉजिटिव है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज को पास खींचती है, इसलिए प्रेरण क्रिया के द्वारा, इंडक्शन के थ्रू यहां पर नेगेटिव चार्ज इस प्लेट पर जनरेट हो जाएगा। तो इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज हो गया। मेरे पास क्या हुआ कि मेरे पास दो प्लेटें थी, पहली प्लेट एक्स, दूसरी प्लेट वाई। आपको समझाऊंगा, आपको क्लास में बिल्कुल डेरिवेशन को बिल्कुल सिखा दूंगा। अगर समझ में आए तो पैसे वापस। तो मैं 100% दावा करता हूं कि पहले इस्तेमाल करो, उसके बाद विश्वास करो। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास एक्स प्लेट वाई प्लेट, एक्स प्लेट को मैंने प्लस क्यू आवेश दिया जिससे ये पॉजिटिव हो गई, और इसके पॉजिटिव आवेश देने के कारण ही जो मेरी वाई प्लेट है, वाई प्लेट मेरे पास नेगेटिव हो गई। वाई प्लेट जो मेरे पास है वो मेरे पास अपने आप नेगेटिव हो गई। तो आप इस तरीके से इसकी थ्योरी भी लिखोगे। क्या करोगे कि माना मेरे पास कोई दो प्लेटें हैं, मेरे पास कोई दो समानांतर प्लेटें हैं, जिसमें पहली प्लेट मेरे पास एक्स, पास वाई होगी, और मैं इसमें सिंपल तरीके से जो मैंने बताया वो आपको लिख देना है। और लिखने के बाद अब हमें मेन काम करना है। लिख तो दिया मैंने, लेकिन लिखने का यहां पर नंबर नहीं मिलता, यहां पर आपको डेरिवेशन के स्टेप्स को करने के नंबर मिलते हैं। यानी कि मैं आपको सबसे पहले बताऊं तो आपको क्या करना होगा, आपको सिंपल तरीके से करना होगा ईबीसी। मैं आपको हमेशा बताता हूं कि आपको अगर एबीसीडी आती है ना, एबीसीडी अगर आपको आती है तो आपको ये डेरिवेशन चुटकियों में समझ में आएगी। कैसे, आपको इस डेरिवेशन को करने के लिए केवल 3 स्टेप को फॉलो करना है। किस किस को, आइए मैं आपको बताता हूं। मेरे पास क्या है, मेरे पास ईबीसी, ई, उसके बाद मेरे पास वी होगा, उसके बाद मेरे पास सी होगा। मतलब ई का मतलब मेरे पास विद्युत क्षेत्र निकालना होगा सबसे पहले मुझे, उसके बाद मुझे विभव निकालना होगा, मतलब मुझे पोटेंशियल निकालना होगा, उसके बाद मैं इसकी धारिता यानी कि सी को निकालूंगा। तो क्वेश्चन में हम 3 स्टेप फॉलो करेंगे। पहले स्टेप में विद्युत क्षेत्र, दूसरे स्टेप में हम विभव, और तीसरे स्टेप में हम धारिता। तो तीनों चीजों को स्टेप बाय स्टेप करेंगे, आपका डेरिवेशन चुटकियों में हो जाएगी। कैसे, सबसे पहले मैं यहां पर पहला नंबर जो स्टेप लिखूंगा, मैं स्टेप नंबर 1, सबसे पहला जो हमारा होगा स्टेप नंबर 1 हमारा क्या होगा, विद्युत क्षेत्र। मतलब क्या है कि दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो मैं क्या लिखूंगा कि विद्युत क्षेत्र, दोनों प्लेटों के बीच जो मेरे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मेरे पास दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मेरे पास क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मेरे पास क्या होगी, मेरे पास E बराबर क्या हो जाएगा, क्या होगी मेरे पास, वो होगी E इक्वल्स टू मेरे पास क्या हो जाएगी, सिग्मा अपॉन मेरे पास क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मेरे पास दोनों प्लेटों के बीच, इन दोनों प्लेटों के बीच जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो मेरे पास है E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिंपल तरीके से। लेकिन मुझे पता है कि मेरे पास सिग्मा क्या होता है, सिग्मा बराबर मेरे पास क्या है, सिग्मा बराबर मेरे पास Q अपॉन ए। सिग्मा बराबर मेरे पास क्या होता है, सिग्मा बराबर मेरे पास होता है Q अपॉन ए, मतलब आवेश बटे क्षेत्रफल अपॉन ए है। मेरे पास सिग्मा बराबर Q अपॉन ए। तो सिग्मा का मान जो है मैं इस फॉर्मूले में रखता हूं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा E बराबर मेरे पास क्या हो जाएगा, E बराबर मेरे पास हो जाएगा सिंपल तरीके से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। मेरे पास Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, मैंने सिग्मा की जगह मैंने Q अपॉन ए को रख दिया है। तो ये मेरे पास क्या बन गया, तो ये मेरे पास सूत्र निकल के आ चुका है किसका, मेरे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला मेरे पास निकल के आ चुका है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि मेरा स्टेप नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है, मैंने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकाल लिया। लेकिन अब मैं बात करूं कि मुझे इसमें अब विभव निकालना है, यानी कि मुझे बी ज्ञात करना है। तो मैं क्या करूंगा, तो हमारा स्टेप नंबर 2 क्या होगा, मैं इसको मेट कर आपको दोबारा बताता हूं। मेरा स्टेप नंबर 2 क्या हो जाएगा, मेरा स्टेप नंबर 2 जो होगा वो मेरे पास क्या होगा, मैं आपको समझाता हूं हमारा स्टेप नंबर 2। तो हमारा स्टेप नंबर 2 क्या हो जाएगा, स्टेप नंबर 2,
हमारा स्टेप नंबर 2। तो मैं क्या करूंगा, हमारा स्टेप नंबर 2 क्या होगा, स्टेप नंबर 2 क्या हो जाएगा मेरे पास कि अगर मेरे पास इन दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो और वह उनके बीच विभव V हो। मेरे पास क्या है कि यदि प्लेटों के बीच विभव V हो, यदि प्लेटों के मध्य या प्लेटों के बीच V विभव, प्लेटों के बीच विभव का मान मेरे पास क्या हो, V हो। तो मेरे पास प्लेटों के बीच जो विभव है वो V होता है। क्या विभव होता है, V विभव हो। तो मैं क्या करूंगा, तो मैं कर सकता हूं, मेरे पास फॉर्मूला है E इक्वल्स टू मेरे पास क्या होता है, E बराबर क्या होता है मेरे पास V अपॉन डी। तो मेरे पास क्या होता है, E इक्वल्स टू मेरे पास V अपॉन डी होता है। मुझे यहां पर विभव ज्ञात करना है, यानी कि मुझे इसको निकालना है, विभव को निकालना है। तो विभव मैं कैसे निकालूंगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, V बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास E इंटू डी। तो V बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू डी। मेरे पास विभव भी निकल के आ गया, विभव भी मेरे पास निकल के आ चुका है, मेरे पास विभव निकल गया। मुझे मेरे को फॉर्मूला पहले से ही पता था कि फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब फॉर्मूला कहां से आया आपको वहां पर नहीं सोचना, आपको केवल इतना सोचना है कि ये सूत्र होता है E इक्वल्स टू V अपॉन डी। तो V बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू डी। तो मैंने E इंटू डी को कर दिया सिंपल तरीके से। तो मेरे पास विभव भी ज्ञात कर लिया मैंने, विभव को भी निकाल लिया। अब लास्ट में क्या है मेरे पास, धारिता। तो धारिता मेरे पास क्या होती है, धारिता मेरे पास क्या होती है, C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V होता है मेरे पास। धारिता मेरे पास क्या होती है मुझे पता है, धारिता का मान मुझे पता है। जो मेरे पास धारिता है, धारिता मेरे पास क्या होती है, धारिता मेरे पास होती है C बराबर क्या होती है, C बराबर मेरे पास स्टेप नंबर 3 है मेरे पास। ये क्या है मेरे पास, स्टेप नंबर 3। ये मेरे पास स्टेप नंबर 3 होगा कि धारिता मेरे पास क्या होगी, C बराबर क्या होगा मेरे पास, Q अपॉन V होगा। C बराबर Q अपॉन V होगा मेरे पास। अब मुझे पता है Q का मान क्या है, मुझे पास Q का मान क्या है, V का मान क्या, हमें ये निकालना होगा। तो मेरे पास Q का मान तो सिंपल तरीके से Q होगा, Q बराबर तो सिंपल तरीके से Q होगा। लेकिन V क्या है मेरे पास, V बराबर क्या है मेरे पास, E इंटू डी। V बराबर क्या है मेरे पास, E इंटू डी। तो V बराबर मैं कर दूंगा E इंटू डी। E का मान मैंने अभी निकाला था, तो E बराबर मेरे पास कितना था, Q अपॉन मेरे साथ था Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। मैंने स्टेप 1 में निकाला था, मैंने स्टेप 1 में E का मान निकाला था, जो कि मेरे पास क्या निकला था, मेरे पास निकला था Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन मेरे पास D मेरे पास गुणा में चल ही रहा है, इसके साथ D गुणा में चल रहा है। तो इस मान को मेरे पास, ये विभव का मान आ गया, विभव। तो इस विभव के मान को मुझे इस फॉर्मूले में रखना है। तो मेरे पास V का मान क्या है कि Q अपॉन मेरे पास क्या हो जाएगा, Q अपॉन मेरे पास एप्सिलॉन नॉट ए इंटू मेरे पास D इंटू मेरे पास D। तो मेरे पास क्या होगा कि Q से Q कैंसिल हो जाएगा, Q से Q कैंसिल। तो बचा क्या मेरे पास, C बराबर क्या बचेगा मेरे पास, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। मेरे पास क्या बचेगा, C बराबर मेरे पास क्या बचेगा, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। मेरे पास ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला मेरे पास सामने निकल के आया है, यही फॉर्मूला मेरे पास होता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। मेरे पास क्या निकल के आया, C बराबर क्या था मेरे पास, C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। मेरे पास C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि धारिता को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, तो इसका क्षेत्रफल बढ़ाकर क्या करेंगे, अगर हम धारिता कैसे बढ़ाएंगे, तो क्षेत्रफल को बढ़ाकर हम धारिता को बढ़ा सकते हैं। और जो धारिता है, धारिता मेरी है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है दूरी के, मतलब 1 अपॉन डी के। अगर हम दूरी को घटाएंगे, अगर मैं दूरी को घटाऊंगा तो मेरे पास धारिता बढ़ेगी। अगर मैं प्लेटों के बीच की दूरी को घटाऊंगा तो मेरे पास समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी। अगर मैं प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाऊंगा, प्लेटों को मोटाई बढ़ाऊंगा, तो मेरे पास धारिता जो है तब भी बढ़ जाएगी। तो सिंपल तरीके से इस फॉर्मूले को तैयार रखना। मेरे पास किसका फॉर्मूला है, मेरे पास फॉर्मूला है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का, और पूरे 5 नंबर का टॉपिक होता है, पूरे 5 मार्क्स का। तो अब मैं बात करूंगा हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्यारे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आपसे रिक्वेस्ट के तौर पर कहूंगा, क्योंकि आप मेरे छोटे भाई बहन हैं, आपको डांटना भी मेरी जिम्मेदारी है और आपको समझाना भी मेरी जिम्मेदारी है कि आप लोग इस क्लास को स्किप नहीं करेंगे। और जितने भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा सारे बोर्ड के ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे, और आपकी 2026 की बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल छपने वाले और चमकने वाले प्रश्न होंगे। तो आइए, मेरे पास तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है वो हमारा एक न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है, यानी कि मेरे पास न्यूमेरिकल यानी आंकिक प्रश्न है। तो इसको मैं करके आपको सिखाता हूं और कैसे कैसे करना है
वो मैं आपको बताऊंगा। और ये क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हमारा पिछले सालों में आया हुआ क्वेश्चन है और 2026 बोर्ड एग्जामिनेशन में छपने के लायक क्वेश्चन है। क्वेश्चन को हमें केयरफुली रीड करना है। मैंने आपको जो जो टिप्स और ट्रिक के साथ बताया आपको न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है, बिल्कुल उसी तरीके से मैं आपके सामने लाइव प्रूफ विद कैलकुलेशन करके सिखाऊंगा कैसे करना है। तो हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई मेरे पास 4 सेंटीमीटर है, मेरे पास क्या है, मेरे पास कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है। तो सिंपल तरीके से मैं वैद्युत द्विध्रुव बना लूं। वैद्युत द्विध्रुव का मतलब क्या होता है, मेरे पास एक होता है प्लस क्यू, मेरे पास प्लस क्यू एक है मेरे पास सिंपल तरीके से, दूसरा मेरे पास क्या है, दूसरा मेरे पास माइनस क्यू। तो द्विध्रुव का मतलब क्या होता है, जिसमें दो ध्रुव हो, एक मेरे पास प्लस क्यू आवेश हो और दूसरा मेरे पास माइनस क्यू आवेश हो और दोनों कुछ दूरी पर स्थित हो, दोनों बहुत पास पास स्थित हो। तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, वैद्युत द्विध्रुव बोलेंगे सिंपल तरीके से। उसमें क्या लिखा गया है कि वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, उसको एक समान विद्युत क्षेत्र में 10 की घात 4, एक समान विद्युत क्षेत्र में 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम से 30 डिग्री, कितने पर, 30 डिग्री पर रखने पर 9 गुणा 10 की घात -2, कितना है, 9 गुणा 10 की घात -2 न्यूटन इंटू मीटर का बल आघूर्ण कार्य करता है। तो इसका मुझे द्विध्रुव आघूर्ण, तो इसका मुझे पी ज्ञात करना है, द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि पी को ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने से पहले कैलकुलेशन करने से पहले फॉर्मूले को लगाने से पहले आपको एक स्टेप करना है कि न्यूमेरिकल से घबराना नहीं है, पहली चीज। उसके बाद आपको ध्यान देना है कि किस किस चीज की हमें जरूरत है। तो न्यूमेरिकल में हमें क्या क्या दिया गया है, तो न्यूमेरिकल में हमें दिया गया है सबसे पहले लंबाई। तो लंबाई का यहां पर कोई काम नहीं है। मैं सच बता दूं कि मैं द्विध्रुव निकाल रहा हूं, तो द्विध्रुव में मैं जिस फॉर्मूले का यूज करूंगा उसमें मुझे लंबाई का कोई भी यूज नहीं है सिंपल तरीके से। उसके बाद मुझे विद्युत क्षेत्र का मान 10 की घात 4 दिया गया, यानी मुझे ई का मान दिया गया है। ई बराबर मेरे पास कितना है, 10 की घात 4 मेरे पास न्यूटन प्रति कूलाम। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास विद्युत क्षेत्र का मान है, 9 गुणा 10 की घात -2। तो मेरे पास बल आघूर्ण मानी कि मेरे पास टाउ का मान कितना दिया गया है कि 9 गुणा 10 की घात मेरे पास -2 मेरे पास न्यूटन इंटू मीटर। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास बल आघूर्ण है, टाउ का मान मुझे दिया गया है। उसके बाद मुझे बताया गया कि 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ है, तो यानी कि मेरे पास थीटा बराबर जो मेरे पास है वो मेरे पास है 30 डिग्री, जो मेरे पास थीटा बराबर है वो मेरे पास 30 डिग्री है। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है, मुझे पी का मान ज्ञात करना है, मुझे यहां पर पी का मान ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे भाई बहन आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। अब आपको फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला लगाना है, मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, मेरे पास बल आघूर्ण का। यहां पर फॉर्मूला मेरे पास बल आघूर्ण का लगेगा। मेरे पास बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है कि टाउ बराबर मेरे पास क्या हो जाएगा, टाउ बराबर मेरे पास हो जाएगा पी इंटू ई साइन थीटा। तो मेरे पास क्या होता है, मेरे पास टाउ बराबर पी इंटू ई साइन थीटा। आपको केवल एक सूत्र याद रखना है, आपके पास टाउ का मान पता है, आपको पी का मान निकालना है, आपको ई का मान पता है और आपको साइन थीटा पता है, तो आप आसान तरीके से विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को निकाल पाएंगे। यानी कि मेरे को क्या करना है, मेरे पास जो फॉर्मूला है टाउ बराबर पी इंटू ई साइन थीटा, तो मैं अगर पी को निकालूंगा तो इसको मैं क्या कर दूंगा, इसको मैं इसके भाग में पहुंचा दूंगा, इसके मैं बटे में कर दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं कर दूंगा पी बराबर क्या हो जाएगा, टाउ अपॉन कर दूंगा, पी बराबर टाउ अपॉन ई साइन थीटा। मैं क्या कर दूंगा, टाउ अपॉन ई साइन थीटा। इस जगह अब क्या हुआ, मैंने इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करके इस तरीके का कर दिया। अब मैं इसमें वैल्यू को पुट करूंगा। हमेशा याद रखना, न्यूमेरिकल को बहुत जल्दी भी नहीं करना है, बहुत धीमी स्पीड से भी नहीं करना, बिल्कुल जो हमारी मीडियम नॉर्मल स्पीड होती है, अगर आप उस स्पीड से करोगे तो आपकी गलती होने के चांस भी कम होते हैं और आपका जो पूरा पेपर का जो मैनेजमेंट है वो भी अच्छी तरीके से होता है। अब मैं कैसे बता पा रहा हूं इन सब चीजों को, तो मैंने फिजिक्स के अंदर, मैं आपको बता दूं कि मैंने फिजिक्स के अंदर 94 मार्क्स स्कोर किया है आउट ऑफ 100। तो मेरे प्यारे भाई बहन आप मुझ पर विश्वास कर सकते हो और आपको भी 94-95 मार्क्स मैं दिलाने के लिए बिल्कुल तैयार हूं सिंपल तरीके से। अब इसमें मेरे पास क्या है कि टाउ का मान मेरे पास कितना है, तो मेरे पास टाउ बराबर क्या है, मेरे पास 9 गुणा 10 की घात -2। तो मेरे पास टाउ मेरे पास कितना है कि 9 गुणा 10 की घात -2 मेरे पास टाउ का मान मेरे पास ये दिया गया है। ई मेरे पास क्या है, ई मेरे पास विद्युत क्षेत्र है, तो ई मेरे पास कितना है 10 की घात 4। तो ई मेरे पास कितना है, मेरे पास ई बराबर है मेरे पास 10 की घात 4 गुणा मेरे पास क्या है साइन थीटा। तो साइन थीटा कितना होगा मेरे पास, यहां पर मेरे पास साइन का मान कितना होगा, सिंपल तरीके से याद रखना, जो मेरे पास साइन का मान जो होगा मेरे पास, साइन बराबर मेरे पास कितना होगा, साइन 30। अब साइन 30 का मान याद रखना मेरे प्यारे भाई बहन, साइन 30 का मान जो होता है मेरे पास
1/2 होता है। साइन 30 का मान हमारे पास 1/2 होता है। इसको गलती से भी नहीं बोलना। अगर आपके पास मैथ है तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास बायोलॉजी है तो आप इस चीज को याद रखना कि साइन 30 इक्वल्स टू मेरे पास कितना होता है, 1/2 होता है, 1/2। तो इसमें मैं क्या कर दूंगा, इसमें मैं रख दूंगा मेरे पास 1/2 कर दूंगा। अब कैलकुलेशन का पहला स्टेप जो बोलता है कि आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से जो जो चीजें आपकी मैच हो रही हैं उनको कट करो, काटो उन चीजों को। तो कैसे काटोगे, मेरे पास क्या है, मेरे पास 10 की घात 4 है, मेरे पास क्या है, मेरे पास 10 की घात 4 और मेरे पास 10 की घात -2। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं ऊपर भेजूंगा, इसको मैं क्या करूंगा, ऊपर भेजूंगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, जब मैं इस वैल्यू को ऊपर भेज दूंगा, इस वैल्यू को ऊपर भेज दूंगा, सिंपल तरीके से ऊपर भेज दूंगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 10 की घात -4 हो जाएगा। मेरे पास क्या है, 10 की घात -4। जब मैंने प्लस वाले 4 को ऊपर भेजा तो मेरे पास माइनस वाला 4 हो गया। मैं आपको सिखा रहा हूं कि कैसे कैलकुलेशन को किया जाता है। वैसे ये कैलकुलेशन तो बिल्कुल सेकंड्स वाली कैलकुलेशन है, लेकिन फिर भी मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूं। इसमें मुझे क्या करना है, मेरे पास 10 की घात -4, 10 की घात -2। अब इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो 10 की घात 4 और 2 मिलकर -6 बन जाएंगे। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, याद रखना। तो मैं क्या कर दूंगा यहां पर, तो मेरे पास आ जाएगा सिंपल तरीके से, यहां पर क्या होगा, मेरे पास यहां पर आ जाएगा, मेरे पास क्या होगा, 10 की घात मेरे पास -6 मेरे पास बचेगा। अब क्या हुआ, जो मेरे पास 2 थे, 2 मेरे पास बटे में थे, तो 2 मेरे पास गुणा में जाएंगे तो 9 से इसका गुणा हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, तो मेरे पास सिंपल तरीके से क्या बचेगा, यहां पर मेरे पास बचेगा, जब मैं 9 का गुणा 2 में कर दूंगा तो मेरे पास क्या होगा, 9 दूनी 18। तो 9 दूनी 18, तो मेरे पास क्या होगा, 18 गुणा 10 की घात -6। क्या इसमें कोई भी दिक्कत आई आपको, बिल्कुल नहीं। क्या कोई प्रॉब्लम आई आपको, बिल्कुल नहीं। तो ये सिंपल तरीका था जो आपने सॉल्व किया। इस तरीके से ही हम किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाते हैं। और हां, ये भी याद रखना, जो मैंने आपको द्विध्रुव आघूर्ण बताया कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसका मात्रक भी याद रखना। अगर आप मात्रक नहीं लिखोगे तो फ्री का आधा नंबर चला जाएगा, जो कि सबसे घटिया चीज होगी। मेरे प्यारे भाई बहन, मेरे पास जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है उसका मात्रक होता है कूलाम × मीटर। तो आप याद रखना, यहां पर आप सीएम साहब का नाम जरूर लिखना। सीएम साहब का मतलब यहां पर चीफ मिनिस्टर बिल्कुल नहीं है, सीएम साहब का मतलब यहां पर कूलाम × मीटर है, याद रखना सिंपल तरीके से। तो मैं आशा करता हूं आपको जी बेहतरीन न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अब मैं बात करूंगा हमारे नेक्स्ट यानी कि 4th नंबर के बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ। अरे भाई बहन, अब मैं बात करूंगा हमारे 4th नंबर के बेहतरीन न्यूमेरिकल की तरफ। और ये हमारा 4था नंबर का न्यूमेरिकल भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2026 में आने के पूरे चांसेस हैं। मतलब मैं आपको ऐसे न्यूमेरिकल्स करा रहा हूं जिनका वेटेज बहुत ज्यादा हाई है, जो एग्जामिनर के फेवरेट और डिमांडिंग क्वेश्चंस होते हैं। जो आपको पीछे स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये लगातार 3 सालों में आया हुआ क्वेश्चन है। यानी कि 2019 में क्वेश्चन आया था, 2019 में आया, उसके बाद 20 में आया, उसके बाद मेरे पास 23 में आया। आप समझो इसका वेटेज, और सेम क्वेश्चन आया। इसमें एक भी सिंगल शब्द भी नहीं बदला, एक शब्द भी नहीं बदला। मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूं, जो क्लास में क्वेश्चन करा रहा हूं, ऐसे ऐसे सेम क्वेश्चन आपको आपकी बोर्ड परीक्षा की किताब पर, आपके पीले पर्चे पर आपको दिखाई पड़ेंगे। आप विश्वास कर लो इस चीज का। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, आपको समझना है सबसे पहले, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करना है। और कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए आपको घबराना नहीं है। अगर आपको न्यूमेरिकल से डर लगता है, अगर आपको समझ में नहीं आता, तो सबसे बड़ी चीज होती है प्रैक्टिस करने की। अगर आप लोग न्यूमेरिकल को देखकर भागोगे, घबराओगे, परेशान होगे, तो आप बहुत ज्यादा बोर्ड एग्जामिनेशन में परेशान हो जाओगे। अगर आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करोगे और मेरी क्लास को आप शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल समझ के साथ, फोकस के साथ अटेंड करोगे, तो दावे के साथ कह सकता हूं कि न्यूमेरिकल आसान हो जाएंगे आपके लिए। एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन जरूर हो जाएंगे आसान। 2-3 दिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे लगातार, तो आपको न्यूमेरिकल आसान 100% लगने लगेंगे। तो क्या है मेरे पास 4th नंबर जो क्वेश्चन मेरा है वो क्या है कि एक अनंत लंबाई के एक समान आवेश सीधे तार का जो रेखीय आवेश घनत्व है वो मेरे पास कितना है, वो मेरे पास है लैम्डा × 10 की घात 8 कूलाम × मीटर मेरे पास है। तो मेरे पास कूलाम प्रति मीटर है इसका है। और उसके बाद तार से 2 सेंटीमीटर दूर हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि मुझे ई का मान ज्ञात करना है। इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान ज्ञात करना है। हमें इसमें क्या क्या दिया गया है, हमें इसके अंदर दिया गया है लैम्डा। तो लैम्डा मेरे पास कितना दिया गया है, लैम्डा बराबर मेरे पास क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर मेरे पास हो जाएगा 10 गुणा 10 की घात -8। मेरे पास क्या है, 10 गुणा 10 की घात -8। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास लैम्डा का मान है सिंपल तरीके से। उसके बाद क्या
दिया गया है तार से 2 सेंटीमीटर दूर, यानी कि मेरे पास आर की वैल्यू हमें क्या दी गई है, आर बराबर हमें दिया गया है 2 सेंटीमीटर, आर बराबर मुझे 2 सेंटीमीटर दिया गया है। और मैंने आपको हर क्लास के अंदर बताया है मेरे प्यारे भाई बहन कि आपको फिजिक्स के अंदर कभी भी वैल्यू को सेंटीमीटर में यूज नहीं करना, आपको वैल्यू को हमेशा मीटर में चेंज करना है, तब आपको न्यूमेरिकल लगाना है। तो मीटर में कैसे चेंज करेंगे इसको हम, तो 2 का गुणा हम 10 की घात -2 से कर देंगे, मतलब 2 गुणा 10 की घात -2 कर देंगे, आपका जो सेंटीमीटर वाला मान है वो मीटर में चेंज हो जाएगा। मतलब 2 गुणा 10 की घात -2 किया तो अब ये मेरे पास मीटर में हो गई, सिंपल तरीके से अब ये मेरे पास मीटर में चेंज हो गई। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, जिसके लिए मेरे पास एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है मेरे पास फॉर्मूला होता है मेरे पास E बराबर क्या है मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। तो 2 लैम्डा अपॉन आर ये मेरे पास फॉर्मूला है। क्या है मेरे पास, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। किसका सूत्र है मेरे पास, ये मेरे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। कहां से निकाला, मैंने इस सूत्र को निकाला है गाउस की प्रमेय के अनुप्रयोग से। तो मेरे पास गाउस की प्रमेय के अनुप्रयोग भी मैं आपको कराऊंगा, वो भी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट माने जाते हैं और हैं भी इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो क्या करूंगा, इसको जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो कैलकुलेशन करने के बाद मैं यहां पर इसकी कैलकुलेशन करूंगा तो मेरे पास E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर मैं क्या करूंगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मान क्या होगा मेरे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान मेरे पास होता है 9 गुणा 10 की घात 9, मतलब 9 × 10 टू द पावर 9। ये मेरे पास क्या होता है, ये मेरे पास इस पूरे का मान होता है 2 लैम्डा। तो 2 लैम्डा का मतलब होता है 2 गुणा लैम्डा, 2 गुणा लैम्डा। तो लैम्डा का मान मेरे पास कितना है, 10 गुणा 10 की घात -8। ये मेरे पास लैम्डा का मान है। तो 2 गुणा लैम्डा मतलब 10 गुणा 10 की घात -8 मेरे पास हो जाएगा। तो 10 गुणा 10 की घात -8 बटे में, बटे मेरे पास क्या है, बटे मतलब नीचे, तो बटे में मेरे पास आर का मान कितना मेरे पास, आर बराबर मेरे पास है 2 गुणा 10 की घात -2 मेरे पास दूरी है। तो मैं क्या कर दूंगा, यहां पर आर का मान लिखूंगा 2 गुणा 10 की घात -2 मेरे पास क्या हो जाएगा, आर का मान। अब मेरे पास केवल और केवल कैलकुलेशन करने को रह गई है और आप कैलकुलेशन को सीखो। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि मैं आपके लिए कैलकुलेशन के ऊपर दोबारा से क्लास लेके आऊंगा। मैंने आपको कैलकुलेशन के ऊपर क्लास कराई थी, आपने की या नहीं की मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको दोबारा से इसके ऊपर क्लास करा दूंगा कि मैं जानता हूं मेरे बहुत से भाई बहन कैलकुलेशन के ऊपर बहुत घबराते हैं, परेशान होते हैं। तो आपके लिए नेक्स्ट क्लास में कैलकुलेशन के ऊपर जरूर लेके आऊंगा। मैं हर एक वो चीज करूंगा जिससे आपके 95% आ जाएं, 100% दिला के रहूंगा मैं 95%। इसको मैं सॉल्व कैसे करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं कह दूंगा 2 से 2 को कैंसिल, मेरे पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब मेरे पास क्या हुआ, बिल्कुल वही मैं आपको ट्रिक समझाऊंगा कैलकुलेशन करने की। तो मैंने 2 से 2 को कैंसिल कर दिया, अब मेरे पास क्या है 9, तो 9 का गुणा कर दिया, 9 गुणा मेरे पास हो गया, 9 गुणा, अब मेरे पास ये क्या है 10 की घात -2, 10 की घात -2 ऊपर जाएगा, मेरे पास क्या हो जाएगा, ऊपर जब मेरे पास जाएगा तो ये मेरे पास 10 की घात +2 हो जाएगा। मतलब मैं इसको आपको बहुत आसान तरीके से समझाता हूं और आसान तरीके से समझाता हूं कैसे करोगे आप। इसमें आप करो, मेरे पास 10 की घात 9 है, ये मेरे पास 10 की घात 9 है और ये मेरे पास 1 मतलब 1 10 है। तो इसको मैं इसके साथ जोड़ दूं, इस 10 को इस 10 की घात 9 के साथ जोड़ दूं, इसकी पावर 1 मानी जाती है। अगर कोई पावर नहीं है वहां पर तो उसकी घात 1 मानी जाती है। तो 1 और 9 बराबर कितने हो जाएंगे 10। तो यहां पर मैं बोल दूं, यहां पर मेरे पास क्या होगा कि इसको जब मैं हटा देता हूं, इसको जब मैं हटा देता हूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, जब मैं इसको हटा देता हूं तो मेरे पास 10 की घात 10 रह जाएगा और यहां पर कुछ भी नहीं रहेगा। मतलब मेरे पास 10 की घात 10 हो गया। अब 10 की घात 10 और 10 की घात -8, 10 की घात 10 और 10 की घात -8 मेरे पास क्या बचेगा, तो 10 में से 8 गया तो क्या बचा, प्लस का 2 बचा। तो 10 में से मैं 8 को घटा दूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, सिंपल तरीके से जब मैं 10 में से 8 को घटा दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 10 में से 8 को जब मैं घटा दूंगा तो मेरे पास बचेगा 10 की घात +2। क्या बचेगा मेरे पास, 10 की घात +2। और मेरे पास ये तो मेरे पास 2 तो कैंसिल हो गई, पहले ही से मेरे पास कैंसिल हो चुके हैं। मेरे पास 10 की घात -2 नीचे बचा है और ऊपर मेरे पास 10 की घात +2। मेरे पास ऊपर 10 की घात +2, नीचे मेरे पास 10 की घात -2। अब इसको जब मैं ऊपर भेजूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये भी मेरे पास 10 की घात +2 बन जाएगा। अब 2 + 2 बराबर 4, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, E बराबर मेरे पास क्या हो जाएगा 9 गुणा मेरे पास हो जाएगा 10 की घात 4, 9 गुणा 10 की घात 4 मेरे पास न्यूटन प्रतिकूलाम मेरे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। कैलकुलेशन बहुत आसान थी, बस उसको थोड़ी ट्रिक के माध्यम से खेलना सीखो। कैलकुलेशन से घबराना नहीं है। मैंने जिस माध्यम
माध्यम से किया, उस मेथड को सीखो कि मैं कैसे कर रहा हूं, उस तरीके को अपनाओ मेरे प्यारे भाई बहन। आप कैलकुलेशन को बिल्कुल सीख पाओगे, आपके लिए कैलकुलेशन बिल्कुल हलवा हो जाएगी। मैं हमेशा बोलता हूं प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, मतलब आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतने परफेक्ट हो जाओगे। कोई भी व्यक्ति, जो कोई भी इंसान पूर्णतः परफेक्ट नहीं होता है। 100% कोई भी प्रैक्टिस परफेक्ट नहीं होता है। उसको परफेक्शन तब आती है जब वो लगातार काम करता रहता है। तो इस चीज को आप याद रखो। अब मैं बात करूंगा हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अरे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा हमारा 5वां नंबर का क्वेश्चन, और 5वां नंबर का क्वेश्चन भी हमारा बेहतरीन न्यूमेरिकल है। तो मैंने बोला ना था कि मेरे प्यारे भाई बहन मैं आपको डेरिवेशन न्यूमेरिकल का डर खत्म करने वाला हूं। तो 5वें नंबर का न्यूमेरिकल भी आपको बहुत आसान तरीके से समझना है और सीखना है। और जितने मैं आपको फॉर्मूलाज करा रहा हूं, आप चाहो तो उनको नोट डाउन कर सकते हो, वरना आपको टॉपर नोट्स के अंदर सारी फॉर्मूला सीट आपको मिल जाएगी, उसकी चिंता करने की कोई बात नहीं है। क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर लेता हूं। हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे कि 10 पिको फैरेड, मेरे पास क्या है, मेरे पास 10 पिको फैरेड, मेरे पास क्या है, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 10 पिको फैरेड का एक संधारित्र मेरे पास है जो कि 50 वोल्ट की बैटरी के साथ मेरे साथ जुड़ा हुआ है। कितनी वोल्ट की बैटरी के साथ? 50 वोल्ट की बैटरी के साथ मेरे पास जुड़ा हुआ है। तो इसमें संचित जो मेरे पास स्थितिज ऊर्जा है, इसकी संचित ऊर्जा हमें निकालनी है, यानी कि मुझे U का मान निकालना है, मुझे U का मान फाइंड आउट करना है। तो सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया गया है और क्या हमसे निकालने के लिए बोल रहा है वो हमें निकालना होगा। तो मुझे इस क्वेश्चन में दिया गया है, सबसे पहले मेरे पास दी गई है पिको फैरेड का संधारित्र, यानी कि मेरे पास धारिता दी गई है। मेरे पास C का मान हमें दिया गया है, C का मतलब मेरे पास धारिता है। तो धारिता मेरे पास कितनी है? 10 पिको फैरेड। मेरे पास कितना है? 10 पिको फैरेड मेरे पास है। 10 पिको फैरेड है, यहां पर फैरेड नहीं है, 10 पिको फैरेड। तो पिको का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। मेरे पास पिको का मतलब क्या होता है? 10 की घात -12। तो पिको का मतलब 10 की घात -12। माइक्रो का मतलब क्या होता है? माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात -6। तो माइक्रो का मतलब 10 की घात -6, पिको का मतलब 10 की घात -12। इन दोनों चीजों को आप याद रखना, क्योंकि न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में ये बहुत काम आएंगी। तो आप इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से याद रखना, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो मेरे पास क्या हो जाएगा? मेरे पास हो जाएगा 10 पिको फैरेड, यानी कि 10 गुणा 10 की घात -12, क्योंकि पिको का मतलब होता है 10 की घात 12। एग्जामिनर हमेशा इसी चीज से खेलता है। न्यूमेरिकल तो बहुत आसान है, सिंपल फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा? U बराबर मेरे पास क्या हो जाएगा? U बराबर मेरे पास होगा 1/2 CB²। U बराबर 1/2 CB²। लेकिन एग्जामिनर क्या खेलता है? एग्जामिनर हमेशा कन्वर्जन पर खेलता है, कि हमेशा प्यारे भाई बहनों को कन्वर्जन पर वो परेशान करता है। लोगों को लगेगा फैरेड और यहां लिखा है पिको फैरेड, तो पिको का मतलब 10 की घात -12। इस चीज को भूलना बिल्कुल नहीं है, सिंपल तरीके से। मेरे पास विभव कितना है? मेरे पास इसमें जो वोल्ट की, कितनी वोल्ट की बैटरी है? 50। मेरे पास V यानी कि मेरे पास जो बैटरी लगाएगी वो मेरे पास 50 वोल्ट की बैटरी है, मेरे पास 50 वोल्ट की मेरे पास बैटरी लगी है। हमें इसमें U, मेरे पास क्या निकालनी है? मुझे इसमें ऊर्जा निकालनी है। हमें किसकी ऊर्जा निकालनी है? इसमें संधारित्र की संचित ऊर्जा निकालनी है, सिंपल तरीके से। मेरे पास फॉर्मूला क्या है? मेरे पास U बराबर क्या है? मेरे पास 1/2 CB²। U बराबर 1/2 CB²। तो U बराबर मैं कर दूंगा 1/2 कर दूंगा अपॉन मेरे पास C मेरे पास धारिता कितनी है? 10 गुणा 10 की घात -12। तो कितनी है मेरे पास धारिता? 10 गुणा 10 की घात -12 मेरे पास क्या है? मेरे पास धारिता। गुणा मेरे पास V मतलब मेरे पास वोल्टेज कितना है? वोल्टेज मेरे पास 50 वोल्ट है, यानी कि मेरे पास V का स्क्वायर है। मैं यहां 50 गुणा 50 कर दूंगा, 50 गुणा 50 कर दूंगा, सिंपल तरीके से। तो 50 गुणा 50 मेरे पास कितना होता है? 2500 होता है। कितना होता है मेरे पास? 2500 होता है। तो मैं सिंपल तरीके से 50 गुणा 50 लिखूं, या फिर मैं सीधा ही यहां पर 2500 लिख सकता हूं। कोई मेरे पास लफड़ा की बात नहीं है, तो मैं यहां पर सीधा 2500 लिख सकता हूं। 2500 मेरे पास 2500 हो गया। या फिर आप 50 गुणा 50 लिखो, या फिर उनका पहले से ही गुणा कर लो, 2500 हो जाएगा। अब आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व करो। क्या करोगे? इस कैलकुलेशन को सॉल्व कैसे करना है? 2 एकम 2 हो जाएगा, और मेरे पास 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब 5 का गुणा आप इसमें करोगे तो मेरे पास क्या आएगा? आप 5 का गुणा इसमें कर लेना, और उसके बाद इससे आप इसमें आप बिल्कुल कैलकुलेट कर लेना। 10 की घात -12 से कैलकुलेट करना। कैलकुलेट करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा? मेरे पास आंसर मेरे पास क्या आएगा? U बराबर मेरे पास क्या होगा? मेरे पास
1.25 मेरे पास क्या होगा, मेरे पास इसका जो आंसर निकल के आएगा क्या होगा मेरे पास आंसर कि u बराबर मेरे पास क्या होगा 1.25 इंटू 10 टू दी पावर -8, 10 टू दी पावर -8। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, संचित ऊर्जा। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, मात्रक जरूर लिखना है, इसकी यूनिट जरूर लिखनी है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी मेरे पास जूल। तो मेरे पास एनर्जी मैंने निकाली, उस एनर्जी की यूनिट जो होती है मेरे पास जूल होती है। तो आपने बहुत सारे क्वेश्चंस को, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किया। अब मैं फिर से बढ़ता हूं हमारे आगे वाले बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ। हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैं फिर से आ चुका हूं हमारे 6 नंबर के न्यूमेरिकल की तरफ, और मैं आपको दोबारा उसी स्टाइल का, उसी फॉर्मूले पर बेस्ड आपको दोबारा न्यूमेरिकल कराऊंगा। और आप अब कॉपी पेन को लेकर बैठो और कॉपी पेन में आप दोबारा से क्वेश्चन को लगाओ। क्या आप इसका राइट आंसर निकाल पा रहे हो या नहीं? अगर आप निकाल पा रहे हो तो इसका मतलब है कि आप कॉन्सेप्ट को सीख पा रहे हो। अगर है कि मेरे पास 2 वोल्ट, मेरे पास क्या कि 2 वोल्ट विभवांतर से आवेशित 10 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र की हमें ऊर्जा निकालनी। इसमें हमें U का मान इसमें हमें निकालना है, U फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकालेंगे? बिल्कुल उसी तरीके से निकालेंगे कि जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल को सॉल्व किया था। कैसे सॉल्व किया था? मेरे पास इसमें मुझे क्या दिया गया है, मुझे दिया गया है मेरे पास सबसे पहले V का मान हमें कितना दिया गया है 2 वोल्ट। तो मेरे पास V बराबर मेरे पास 2 वोल्ट है। मेरे पास धारिता कितनी है? मेरे पास धारिता 10 माइक्रोफैरड है। मेरे पास धारिता C बराबर मेरे पास कितना है 10 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड, तो -6। धारिता मेरे पास 10 गुणा 10 की घात -6, यानी कि मेरे पास 10 माइक्रो का मतलब 10 की घात -6 मेरे पास फैरड है। उसके बाद इसमें हमें ऊर्जा की गणना करनी है, हमें U फाइंड आउट करना है, U इसमें हमें निकालना है। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला मेरे पास होगा U बराबर क्या होता है मेरे पास 1/2 CV² मेरे पास हो जाएगा। मेरे पास इसका फॉर्मूला क्या होता है U = 1/2 CV² हो जाएगा। इसमें हम वैल्यू को लगते हैं तो क्या होगा मेरे पास U बराबर करेंगे तो 1/2 कर देंगे, 1/2 C का मतलब मेरे पास धारिता। तो धारिता मेरे पास कितनी है 10 गुणा 10 की घात -6। तो मेरे पास धारिता कितनी है 10 गुणा 10 की घात -6 मेरे पास इसकी धारिता है। गुणा मैं कर दूंगा विभव। V का मान मेरे पास कितना है 2 वोल्ट, तो मैं V का स्क्वायर कर दूंगा, यानी कि मेरे पास V का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 गुणा 2 मैं कर दूंगा। V का स्क्वायर का मतलब मेरे पास 2V है, तो V इंटू V मैंने कर दिया सिंपल तरीके से। अब इस क्वेश्चन को हमें कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैं 2 से 2 को कैंसिल कर दूंगा, मेरे पास 2 से 2 कैंसिल। अब मैं 2 का गुणा 10 में करूंगा, तो 2 का गुणा जब मैं 10 में करूंगा तो मेरे पास 20 आ जाएगा। तो U बराबर मेरे पास कितना होगा 20 गुणा 10 की घात -6 मेरे पास हो जाएगा। लेकिन जब मैं इस जीरो को हटाऊंगा, तो यहां पर एक माइनस हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो मैं क्या कर दूंगा U बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास 2 गुणा 10 की घात -5 जूल। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई बहन। इस मेथड से आपको यह क्वेश्चन भी सॉल्व करना है और बहुत आसान, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अब मैं बात करूंगा हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और मेरा केवल एक ही उद्देश्य है कि मेरा हर एक प्यारा भाई बहन पढ़ पाए और उसको समझ पाए और क्वेश्चंस को इंप्लीमेंट कर पाए। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, अगर आपकी तैयारी अभी तक 0 पर है, आपको डर लगता है कि मैं 95% लाना चाहता था लेकिन मुझे अब डर लग रहा है, तो डरना बिल्कुल नहीं है। आपके डर को ही दूर करने के लिए मैं अपने टॉपर नोट्स आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप 3 महीने, केवल 3 महीने आप मन से पढ़ लेते हो तो आपको 95% का जो आपका सपना है वो अपने आप आपका पूरा हो जाएगा। आपकी बॉडी के अंदर, आपके शरीर के अंदर एक ऊर्जा आएगी और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जिससे आप आसानी से 95% ला पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या बोल रहा है कि विद्युत विभव की परिभाषा लिखिए, इसका मात्रक लिखिए व इसकी विमा लिखिए। जो मेरे पास विद्युत विभव होता है, इसकी परिभाषा, मात्रक, विमा, तीनों चीजों को आपको लिखना है। तो मेरे पास क्या होती है, सबसे पहले मैं इसकी परिभाषा आपके साथ लिखूंगा। उसको लिखने से पहले मैं इसको समझाऊंगा। मैं आपको 1 मिनट थोड़ा समझाना चाहता हूं विभव के बारे में। मेरे पास ये क्या है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास विद्युत क्षेत्र E है। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास विद्युत क्षेत्र E, मेरे पास विद्युत क्षेत्र है, मेरे पास विद्युत क्षेत्र है। अब इस विद्युत क्षेत्र में मेरे पास कोई आवेश, परीक्षण आवेश Q0 है, मेरे पास कोई Q0 आवेश है, और ये आवेश मेरे पास अनंत पर रखा हुआ है। कहां पर रखा हुआ है? अनंत पर। मेरे पास अनंत पर कोई परीक्षण आवेश रखा हुआ है, और इस अनंत से इन्फिनिट दूरी से मैं इस आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाना चाहता हूं। तो मैं इस आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाऊंगा, तो लाने में क्या करना पड़ेगा, मुझे काम करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। अब ऐसे तो आ नहीं जाएगा, अब मैं इसको खींच कर ला रहा हूं, तो इसको लाने में मुझे कुछ कार्य करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो
तो करने में, लाने में किया गया कार्य मेरे पास क्या होता है, विभव कहलाता है। मतलब किसी परीक्षण आवेश Q0 को, किसी परीक्षण आवेश Q0 को विद्युत क्षेत्र E में लाने के लिए किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। मेरे पास क्या होता है, मेरे पास होता है V बराबर, मेरे पास क्या हो जाएगा, V बराबर मेरे पास हो जाएगा सिंपल तरीके से V इक्वल्स टू मेरे पास क्या होगा, V इक्वल्स टू मेरे पास होगा W अपॉन Q, V इक्वल्स टू मेरे पास W अपॉन Q0। यानी कि परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य मेरे पास क्या होता है, मेरे पास विद्युत विभव कहलाता है। आप इसकी परिभाषा भी यहीं से बनाकर लिख सकते हो। क्वेश्चन आपसे मात्रक बोलने को लिख रहा है कि मात्रक लिखो, रटना कुछ भी नहीं है। मैं बोल रहा हूं कि परिभाषा भी नहीं रटनी है, मात्रक क्या करना है, मात्रक में आपको क्या लिखना है, इसका मात्रक, इसकी यूनिट आपको लिखनी है। तो यूनिट में आप क्या लिखोगे, मात्रक में इसका क्या होगा, सबसे पहले कार्य, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। ऊर्जा का मात्रक और कार्य का मात्रक एक ही होता है, कार्य का मात्रक जूल और ऊर्जा का मात्रक भी जूल, और बाकी सब मत जाना भूल मेरे प्यारे भाई बहन। तो कार्य का मात्रक मेरे पास जूल हो जाएगा, जूल। उसके बाद मेरे पास आवेश का मात्रक कुलाम, आवेश का मात्रक मेरे पास कुलाम, आवेश का मात्रक कुलाम, या फिर मैं जूल प्रति कुलाम को वोल्ट लिख सकता हूं। तो मेरे पास, या मैं कर सकता हूं जूल प्रति कुलाम मेरे पास वोल्ट हो जाएगा, जूल प्रति कुलाम को हम वोल्ट भी लिख सकते हैं। उसके बाद मुझसे विमा भी पूछी गई है। तो क्वेश्चन में मेरे पास 3 नंबर का क्वेश्चन था। 1 नंबर की मेरे पास परिभाषा थी, 1 नंबर का मेरे पास मात्रक था और 1 नंबर का मेरे पास विमा था। तो तीनों चीजों को एक एक नंबर में पूछा गया था। तो विमा मेरे पास क्या होगी, इसकी विमा आप याद रखना, विमा। तो आप विमा इसकी यहां पर मैं लिख देता हूं, इसकी विमा क्या होती है, विमा। विमा बस आपको तैयार कर लेनी है, इसको समझ लेनी है। क्या क्या है मेरे पास विमा, मैं बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा Ml2 T-3 मेरे पास होगा और A-1। तो ये मेरे पास क्या है, मेरे पास ये विमा है, किसकी है, विभव की। क्या विमा है, Ml2 T-3 A-1 मेरे पास विद्युत विभव की विमा हो जाएगी। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आपने इसकी परिभाषा को भी समझ लिया कि किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। इसका मात्रक वोल्ट या जूल प्रति कूलाम होता है। इसकी विमा जो होती है Ml2 T-3 A-1 होती है। तो सिंपल तरीके से आपने पूरे आसपास के पूरे कॉन्सेप्ट को आपने झकझोर कर समझ लिया होगा। अब मैं बात करूंगा हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्यारे भाई बहन, अब मैं आ चुका हूं हमने 9th नंबर क्वेश्चन पर। तो 9 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि किसी चालक का प्रतिरोध बताइए व इसका मात्रक लिखिए। और ये क्वेश्चन जो है वो पिछले सालों में आया भी है, क्लास 10th में भी क्वेश्चन आता है और आपको क्लास 10th से तो याद ही होगा ये क्वेश्चन की प्रतिरोध क्या होता है। ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है, मैंने विद्युत धारा चैप्टर से लिया है। तो आपको प्रतिरोध का जो मात्रक है, प्रतिरोध जो उसका प्रतिरोध की परिभाषा, मात्रक तैयार रखना है। तो मेरे पास क्या होगा, सिंपल तरीके से प्रतिरोध क्या होता है मैं आपको, अगर आपको आसान भाषा में सिखाऊं तो मेरे पास एक तार है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक तार है, ये मेरे पास क्या है, मेरे पास एक सिंपल तरीके से ये मेरे पास एक वायर है, ये मेरे पास तार है। इसकी लंबाई क्या है, मेरे पास इस तार की लंबाई मेरे पास L है, मेरे पास इस तार की लंबाई L है। इस तार का मेरे पास क्षेत्रफल जो है वो मेरे पास A है, इस तार का क्षेत्रफल मेरे पास A है, इस तार की लंबाई मेरे पास L है। तो मैं इसमें क्या बोल रहा हूं, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर बह रहे हैं। तो इस तरीके से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बह रहे हैं। तो विद्युत धारा क्या करेगी, विद्युत धारा इसकी विपरीत दिशा में बहेगी। तो विद्युत धारा की दिशा इस तरीके से होगी। अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं तो विद्युत धारा हमेशा ऐसी आएगी, अगर इलेक्ट्रॉन्स हमेशा अपोजिट होती है। अब यहां पर आया एक सबसे बड़ा खेला। तो यहां पर सबसे बड़ा खेल क्या होता है, मेरे पास प्रतिरोध का सबसे बड़ा खेल होता है। तो मैं अब यहां करूंगा प्रतिरोध वाला। तो धारा मेरी क्या कर रही है, धारा मेरी इस तरफ आ रही है, तो विद्युत धारा मेरी इस तरफ आ रही है, विद्युत धारा मेरी इस तरफ आ रही है। लेकिन विद्युत धारा को बहने से रोकने वाला कारक, क्या बोल रहा हूं मैं, कि हर जगह पर क्या होते हैं, आप अगर 12th टॉप करना चाहते हो, अगर आप अपने क्लास 12 टॉप करना चाहते हो तो आपके मार्ग में कुछ रुकावटें आएंगी, कुछ लोग आपको डीमोटिवेट करेंगे, लेकिन मैं आपको मोटिवेट करूंगा। तो मैं तो आपको चलना सिखा रहा हूं, लेकिन कुछ लोग आपको डीमोटिवेट करेंगे, तो आपके मार्ग में रुकावट बनेंगे। वो लोग क्या करेंगे, इस मार्ग में आपके रुकावट बनेंगे। तो किसी विद्युत धारा के बहने के मार्ग में रुकावट बनने वाले कारक को हम क्या बोलेंगे, प्रतिरोध बोलेंगे, सिंपल तरीके से। तो इसकी परिभाषा बहुत आसान, मेरे पास इसकी डेफिनेशन होती है। क्या इसकी डेफिनेशन होती है कि मेरे पास क्या होता है कि विद्युत धारा की दिशा में, कि विद्युत धारा के मार्ग में, विद्युत धारा के मार्ग में
अवरोध उत्पन्न करने वाले या रुकावट पैदा करने वाले कारक को हम क्या बोलेंगे? प्रतिरोध बोलेंगे। तो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करने वाले कारक को, रुकावट जो पैदा करता है उस कारक को मैं क्या बोलूंगा? उस कारक को मैं बोलूंगा प्रतिरोध। उस कारक को मैं क्या बोलूंगा? उस कारक को मैं प्रतिरोध के नाम से जानता हूं या प्रतिरोध कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध को मैं आर के द्वारा डिनोट करता हूं। प्रतिरोध जो मेरे पास होता है वो मेरे पास आर के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। मैंने क्या बताया था आपको? ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या होता है मेरे पास? V इक्वल्स टू मेरे पास होता है V इक्वल्स टू I इंटू आर। मेरे पास क्या होता है? V इक्वल्स टू I इंटू आर मेरे पास होता है। तो R बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास? R बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास? V अपॉन I। तो R बराबर मेरे पास V अपॉन I। तो इस फॉर्मूले को भी याद रखना। मेरे पास ये फॉर्मूला क्या है कि R इक्वल्स टू V अपॉन I। और ये कहां से आया? ये मेरे पास आया ओम के नियम से सूत्र आया। तो पूरा कॉन्सेप्ट अगर आप फिल्म की तरह, इस पिक्चर की तरह याद रखोगे ना, कभी भी नहीं भूलोगे और कहीं भी नहीं भूलोगे, आप आसान तरीके से कर पाओगे। तो मेरे प्यारे भाई बहन, मैंने आपको इसकी परिभाषा बता दी, लेकिन क्वेश्चन इसका मात्रक भी पूछ रहा है। तो मात्रक क्या होगा इसका? इसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है। इसका मात्रक क्या होता है? ओम। ओम इसका मात्रक होता है। और इसको चिन्ह क्या होता है मेरे पास? ओम को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। ओम का चिन्ह मेरे पास ये होता है, प्रतीक ओम का ये होता है। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब मैं बात करूंगा हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नहीं तो मेरे अंदर तो बहुत सारी एनर्जी है, आपके अंदर एनर्जी है या नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या बोल रहा है? हमारा बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या बोल रहा है कि किसी चालक का अपवाह वेग, किसी चालक का अपवाह वेग यानी कि मेरे पास Vd, अपवाह वेग बोल दो या अनुगमन वेग बोल दो, एक ही बात है। तो मेरे पास अगर आपको हो जाए अपवाह वेग या मेरे पास हो जाए अनुगमन वेग, एक ही बात होती है, या आपसे हो जाए ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आपको एक ही बात है। तो अपवाह वेग बोलो, अनुगमन वेग बोलो या ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलो, एक ही बात होती है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि Vd और विद्युत धारा मेरे पास I। विद्युत धारा का मतलब क्या होता है? I। विद्युत धारा में संबंध बताइए। और पूरा 1 नंबर का क्वेश्चन है, मैं सच बता रहा हूं, 1 नंबर का क्वेश्चन हमारा है। ये 1 नंबर में क्वेश्चन हमारा आता है और हमारा 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है। तो मेरे पास क्या होता है? मेरे पास संबंध बताना है। तो मेरे पास क्या संबंध होता है? संबंध मेरे पास होता है I बराबर क्या होता है मेरे पास? I बराबर होता है NEA Vd। I इक्वल्स टू मेरे पास क्या होता है? I इक्वल्स टू मेरे पास होता है NEA Vd। तो इसको मैं ब्रैकेट के अंदर बंद करता हूं और आप अपने दिमाग के अंदर इस चीज को, इस फॉर्मूले को बिल्कुल तैयार कर लो। मेरे पास फॉर्मूला क्या है? I इक्वल्स टू NEA Vd। और आपको जब भी संबंध पूछने वाले क्वेश्चन आए उसमें आप सूत्र के साथ उनका नाम जरूर लिखोगे, चिन्ह का नाम जरूर लिखोगे। तो मेरे पास पहला I है। तो I का मतलब क्या है? I का मतलब मेरे पास विद्युत धारा है। I का मतलब मेरे पास क्या होता है? I का मतलब मेरे पास विद्युत धारा है। मेरे पास I, मेरे पास विद्युत धारा है, पहली चीज। दूसरी मेरे पास N। N का मतलब क्या है? मेरे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो मेरे पास N का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। N का मतलब मेरे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मेरे पास E। E का मतलब क्या है? E का मतलब मेरे पास इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो E का मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है मेरे प्यारे भाई बहनों को बिल्कुल अच्छी तरीके से पता होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है आपको पता होगा। मैंने बहुत सारी क्लासेस में इसके बारे में बताया है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं। मैं हर एक चीज बताना चाहता हूं कि मेरे प्यारे भाई बहन कैसे भी करके 95% जरूर लेके आए। तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 गुणा 10⁻19 कुलाम मेरे पास क्या होता है? मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। ए का मतलब क्या है मेरे पास? ए का मतलब जो होता है मेरे पास, वो मेरे पास चालक जो मेरे पास है, चालक का क्षेत्रफल क्या है मेरे पास? जो भी कंडक्टर हमने लिया है उसका क्षेत्रफल हमें होना चाहिए। तो ए का मतलब क्षेत्रफल। ए का मतलब क्या होता है? क्षेत्रफल। ए का मतलब मेरे पास क्षेत्रफल होता है। और वीडी का मतलब क्या होता है? वीडी का मतलब होता है मेरे पास अपवाह वेग या अनुगमन वेग जिसको हम बोलते हैं। Vd का मतलब क्या होता है मेरे पास? अपवाह वेग। अपवाह वेग मेरे पास हो जाता है, अपवाह वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो सिंपल तरीके से आपने इनके बीच में रिलेशन को समझा होगा। लेकिन अब मैं बात करूंगा हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई बहन, अब मैं आ चुका हूं हमने 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और कौन कौन मेरे प्यारे भाई बहन इस लास्ट क्वेश्चंस, इन 10वें नंबर तक के क्वेश्चंस तक जुड़े हुए हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखना। मैं जानना चाहता हूं कि आपके मन में कितनी आ गए पढ़ाई के लिए। तो 10th नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि धारा घनत्व। मेरे पास क्या है? मेरे पास धारा घनत्व की मेरे पास परिभाषा लिखनी है और इसका मात्रक लिखना है। मेरे पास धारा घनत्व की परिभाषा व धारा घनत्व का मात्रक लिखना होगा। तो आपको नो प्रॉब्लम, कोई भी टेंशन नहीं लेनी, आपको सिंपल तरीके से कंसेप्ट पर फोकस करना है। मेरे पास क्या है? ये मेरे पास कोई एक चालक है। मेरे पास क्या है? मेरे पास एक कोई चालक है। तो मेरे पास ये
एक चालक है, मेरे पास ये क्या है, ये मेरे पास एक चालक है जिसके अंदर विद्युत धारा I बह रही है, जिसके अंदर I नाम की विद्युत धारा बह रही है और इसका क्षेत्रफल जो है वो A है। मेरे पास एक चालक है, मेरे पास एक कंडक्टर है, मेरे पास ये क्या है, मेरे पास कंडक्टर है, मेरे पास एक चालक है, मेरे पास ये धातु का, मेरे पास ये मेटल का एक कंडक्टर है जिसके अंदर I विद्युत धारा बह रही है और इसका क्षेत्रफल मेरे पास A है। तो इसमें क्या है, इसमें मेरे को बताना है धारा घनत्व की परिभाषा क्या होती है। अब इस चित्र का और धारा घनत्व का क्या संबंध होता है मैं आपको बताता हूं। तो क्या मेरे पास धारा घनत्व की परिभाषा हो जाएगी कि धारा घनत्व को हम J से डिनोट करते हैं, किससे, J। तो J बराबर मेरे पास क्या होता है, I अपॉन A। J बराबर मेरे पास क्या होता है, I अपॉन A। तो मैं क्या बोलूंगा कि किसी चालक में प्रवाहित धारा व क्षेत्रफल के अनुपात को हम धारा घनत्व कहते हैं। तो क्या I अपॉन A, तो J बराबर मेरे पास I अपॉन A। तो मतलब इसकी डेफिनेशन को मैं कैसे लिखूंगा, डेफिनेशन मेरे पास क्या होगी, किसी चालक के, तो मतलब किसी चालक के, किसी चालक के या चालक के, किसी चालक में, तो किसी चालक, तो किसी चालक में, तो किसी चालक में, किसी चालक में प्रवाहित धारा, किसी चालक में प्रवाहित धारा, किसी चालक में प्रवाहित धारा यानी कि मेरे पास I, तो किसी चालक में प्रवाहित धारा यानी कि मेरे पास I तथा मेरे पास क्यों, तथा मेरे पास उसके क्षेत्रफल के अनुपात को, तथा मेरे पास क्षेत्रफल, तथा क्षेत्रफल यानी कि A, क्षेत्रफल के अनुपात को, क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं। क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं, अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं मेरे पास सिंपल तरीके से। इसका मात्रक भी हमें लिखना होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इसकी परिभाषा बता दी, कुछ भी रटना नहीं है आपको कि क्या बोला मैंने, किसी चालक में प्रवाहित धारा, मतलब मेरे पास I, मेरे पास प्रवाहित धारा I व इसके क्षेत्रफल का मतलब A, क्षेत्रफल, इसके अनुपात को मैं क्या बोलूंगा, इसके अनुपात को बोलूंगा मैं धारा घनत्व। इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक बता दूं मैं क्या होता है, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर मेरे पास हो जाएगा, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या होता है, मेरे पास धारा घनत्व का मात्रक होता है। मेरे प्यारे भाई बहन, आपको बहुत ज़्यादा मजा आया होगा क्लास में।